साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए भूगोल विषय पर आधारित कुछ क्विज के प्रश्न जो देखें। पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में मृदा क्षरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव में पवन अपरदन की तुलना में जल द्वारा होने वाला भूस्खलन कहीं अधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरा कथन है कि अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग एक सामान्य विधि है, जबकि क्षारीय मिट्टी के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। तीसरा है कि झूम खेती विशेष रूप से कम अवधि के परती चक्रों के साथ पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में मिट्टी के क्षरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखें कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव में पवन जो है ये अपर्दन की तुलना में जल द्वारा होने वाले जो भूस्खलन है वो कहीं अधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राजस्थान और जो गुजरात जैसे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं यहाँ जो वायु अपर्दन है ये मृदा क्षरण का प्रमुख कारण है। तो जिससे जो उपजाऊ मिट्टी है उसकी ऊपरी मिट्टी का नुकसान होता है। जबकि शीत अपर्दन जो कि जल अपर्दन का रूप है, जो कि लहरदार स्थलाकृति और मध्यम से भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है, जहां पर जल जो है भूमि की सतह पर एक चादर की तरह बहती हुई बहती है। तो पहला कथन जो है असत्य है। दूसरे कथन की बात करें कि अम्लीय मिट्टी में सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग एक सामान्य विधि है, तो गलत है, क्योंकि अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, जबकि जो जिप्सम है इसका प्रयोग क्षारीय या सोडियम युक्त मिट्टी को सुधारने के लिए किया जाता है। तो दूसरा कथन जो है ये भी गलत है। तीसरे कथन की बात करें, तीसरा कथन की झूम खेती विशेष रूप से कम अवधि के परती चक्रों के साथ पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में मिट्टी के क्षरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है, यह कथन सत्य है। झूम जो कि पूर्वोत्तर राज्यों की एक पारंपरिक कृषि प्रथा है। तो यहाँ पे जो सत्य है वो सिर्फ एक है, नंबर 3 नंबर, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जिसे कभी एक स्थिर ढाल माना जाता था, कई विनाशकारी भूकंपों का सामना कर चुका है। कथन 2 है कि कोयना और लातूर में आए भूकंप भारतीय प्लेट की उत्तर दिशा की ओर गति के कारण उत्पन्न तनाव से प्रभावित प्राचीन फाल्ट लाइनों के पुनः सक्रिय होने के कारण हुए थे। नंबर 3 है कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NCS राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क का संचालन करता है, जो भारत में कहीं भी 2.0 या उससे अधिक तीव्रता की किसी भी भूकंपीय घटना को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। अब बताना है कि उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं और दोनों ही कथन 1 की व्याख्या करते हैं। विकल्प बी है कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, लेकिन इनमें से केवल एक ही कथन 1 की व्याख्या करता है। विकल्प सी है कि 2 और 3 में से केवल एक ही सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। विकल्प डी है कि न तो कथन 2 और न ही कथन 3 सही है। तो देखिए, जो पहला कथन है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जिसे कभी एक स्थिर ढाल माना जाता था, कई विनाशकारी भूकंपों का सामना कर चुका है, ये सत्य है। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन जो है कि कोयना और लातूर में आए भूकंप भारतीय प्लेट की उत्तर दिशा की ओर गति के कारण उत्पन्न तनाव से प्रभावित प्राचीन फाल्ट लाइनों के पुनः सक्रिय होने के कारण हुए थे, तो ये भी सत्य है। पहला और दूसरा सत्य है। कथन 3 की बात करें तो कथन 3 जो है ये आधा सत्य है। कथन 3 का ये सत्य है कि जो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र है यह राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क का संचालन करता है। और मतलब जो भूकंपीय नेटवर्क है इसकी कुछ बारीकियां हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि जो जिसकी 153 अपनी प्रयोगशालाएं हैं उसके साथ साथ यह 2.5 या उससे अधिक तीव्रता वाली जो भूकंप होती हैं उनको दर्ज कर सकती है। तो इसलिए जो नंबर 3 है ये सत्य है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि पहला और दूसरा सही है, तो विकल्प सी सही बन के आ रहा है कि कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक ही सही है।
तो कथन 3 जो है गलत है और 2 सही है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि कथन 2 और कथन 3 में से एक ही सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। तो जो कथन 1 है उसका स्पष्ट व्याख्या कथन 2 कर रहा है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट में उथले मलबे के बहाव वाले भूस्खलन की घटनाएं अक्सर होती हैं, विशेषकर मानसून के मौसम में। कथन 2 है कि हिमालयी क्षेत्र बड़े जटिल और गहरे भूस्खलनों से चिन्हित हैं जो अक्सर भूकंपीय गतिविधि और तीव्र वर्षा के संयोजन से प्रेरित होते हैं। बताना है कि नीचे दिए गए कथनों के संबंध में कौन सा कथन सही है। विकल्प ए है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। यहाँ पे देखेंगे तो पहला कथन जो है ये सत्य है, दूसरा कथन ये भी सत्य है, लेकिन इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करती है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि भारत में बाढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में बार बार और बड़े पैमाने पर बाढ़ आने की संभावना रहती है, जिसका मुख्य कारण इसमें गाद की अधिक मात्रा और इसकी घुमावदार नदी संरचना है। कथन 2 है इसमें कि अचानक आने वाली बाढ़ें केवल हिमालय और उप हिमालयी क्षेत्रों की ही घटना है और प्रायद्वीपीय भारत में नहीं होती हैं। और तीसरा कथन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए के बाढ़ प्रबंधन संबंधी दिशा निर्देश बाढ़ के मैदानों के जोनिंग जैसे गैर संरचनात्मक उपायों की तुलना में तटबंधों और बांधों जैसे संरचनात्मक उपायों को प्राथमिकता देते हैं। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखेंगे। पहला कथन है कि ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में बार बार और बड़े पैमाने पर बाढ़ आने की संभावना रहती है, जिसका मुख्य कारण इसमें गाद की अधिक मात्रा और इसकी घुमावदार नदी संरचना है। तो ये दोनों सत्य है। तो पहला कथन जो है ये सही हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करें कि अचानक आने वाली बाढ़ें केवल हिमालय और उप हिमालयी क्षेत्रों की ही घटना है और प्रायद्वीपीय भारत में नहीं होती, तो गलत है। ऐसा नहीं है, मतलब कि सिर्फ इसी क्षेत्र तक ही सीमित है। जो प्रायद्वीपीय भारत है विशेषकर पहाड़ी और शहरी क्षेत्रों में भी फ्लड फ्लैश आ सकता है। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरे कथन की बात करें तो तीसरा कथन भी गलत है, क्योंकि जो एनडीएमए है इसकी ये मतलब संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपायों के संतुलित मिश्रण का काम करते हैं। ये बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली पे काम करते हैं, साथ ही साथ बाढ़ मैदान क्षेत्र विनियमन का काम करते हैं। इसलिए जो कथन 3 है ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमको बताना है सही कितने हैं। तो सिर्फ पहला कथन सही है, तो सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल 1। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि किसी क्षेत्र में वर्षा की कमी दीर्घकालिक औसत से 25% से अधिक होने पर मौसम संबंधी सूखा घोषित किया जाता है, जबकि कृषि सूखा स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए अपर्याप्त मृदा नमी से संबंधित होता है। दूसरा कथन है कि अल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO एकमात्र वैश्विक जलवायु घटना है जो भारतीय ग्रीष्म मानसून की परिवर्तनशीलता और सूखे की घटनाओं को प्रभावित करती है। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। तो कथन 1 की बात करें। कथन 1 कि किसी क्षेत्र में वर्षा की कमी दीर्घकालिक औसत से 25% से अधिक होने पर मौसम संबंधी सूखा घोषित किया जाता है, जबकि जो कृषि सूखा है स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए अपर्याप्त मृदा नमी से संबंधित होता है। ये कथन सत्य है। दूसरा कथन कि अल नीनो दक्षिणी दोलन एकमात्र वैश्विक जलवायु घटना है, ये गलत है, क्योंकि और वैश्विक घटनाएं हैं जो कि सूखे के साथ संबंध है, जिसमें एक हिंद महासागर द्विध्रुव बन जाता है, वो शामिल है ना। इसके अलावा मैडन जूलियन दोलन भी शामिल है। तो इसकी वजह से ये कथन 2 जो है गलत है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल 1।
और प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में नदी अंतर संबंध परियोजना यानी कि रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय नदियों को जोड़ने वाली परियोजना के प्रायद्वीपीय घटक का मुख्य उद्देश्य महानदी और गोदावरी नदियों के अतिरिक्त अतिरिक्त जल को कृष्णा, पेन्नार और कावेरी जैसी कमी वाली जल घाटियों में स्थानांतरित करना है। कथन 2 है कि परियोजना का हिमालयी घटक तकनीकी रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है और इसमें भूकंपीय रूप से सक्रिय और भूवैज्ञानिक रूप से नाजुक क्षेत्र में बड़े भंडारण बांधों का निर्माण शामिल है। अब उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 जो है कथन 1 का सही व्याख्या है। विकल्प बी है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी है कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अब देखेंगे पहले कथन को। पहला कथन है कि भारतीय नदियों को जोड़ने वाली परियोजना के प्रायद्वीपीय घटक का मुख्य उद्देश्य महानदी और गोदावरी नदियों के जो अतिरिक्त जल है उनको कृष्णा, पेन्नार और कावेरी जैसी कमी वाली जल घाटियों को स्थानांतरित करना है। ये सही है। मतलब ये जो प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक का जो मुख्य उद्देश्य है ये दक्षिण भारत की नदियों को जोड़ना है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई गुंडार लिंक है। और इसका मूल विचार जो है वो महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों से जहाँ पर मानसून में भरपूर वर्षा होती है, तो ये था कि यहाँ का जो अतिरिक्त जल है इसको उठाकर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई नदी जो कि जिसमें जल कम रहता है उनके बेसिनों को मोड़ा जाए। तो इसलिए पहला कथन जो है सत्य है। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन जो है कि परियोजना का हिमालयी घटक तकनीकी रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है, सत्य है। क्योंकि जो हिमालयी नदी होते हैं इनके विकास घटक को मतलब इंजीनियरिंग, पर्यावरण और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से कहीं बहुत ही ज़्यादा अधिक जटिल माना जाता है। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उन पर विशाल भंडारण बांधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है और ये बांध जो है हिमालय में स्थित होंगे। अब जो हिमालय है यह भूवैज्ञानिक रूप से नवगठित और विवर्तनिक रूप से कमजोर है, अस्थिर है, भूकंप आने का संभावना है। इसके अलावा ये उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र यानी जोन 4 में आते हैं ये, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये कथन जो है ये भी सत्य है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, लेकिन जो कथन 2 है कथन 1 का व्याख्या नहीं करता है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 7 है कि भारत की नदी प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गोदावरी नदी का बेसिन क्षेत्र प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा है। दूसरा कथन कि नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय की एकमात्र प्रमुख नदियां हैं जो दरार घाटियों के माध्यम से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। तीसरा कथन कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। अब बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए पहला कथन देखेंगे हम गोदावरी। तो गोदावरी नदी जो है ये नदी जो है भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा इसका बेसिन है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% भाग कवर करता है। और ये जो गोदावरी नदी है इसका जो बेसिन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है ना, 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो पहला कथन जो है सत्य है। दूसरा कथन कि नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदियां हैं, तो ये एकमात्र ना गड़बड़ हो गया। मतलब नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां तो हैं जो दरार घाटियों के माध्यम से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन एकमात्र 2 नहीं है। मतलब सिर्फ ये 2 नहीं है, बल्कि माही, साबरमती,
ये भी ऐसी नदियां हैं। इसके अलावा पेरियार नदी है और मांडोवी नदी है, ये भी पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तीसरा कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी बराक नदी। तो बराक नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। हालांकि जो बराक नदी है मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, और ये जो बराक नदी है ये मणिपुर, मिजोरम और असम से होकर बहती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करने पर सुरमा और कुशियारा नदियों में विभाजित हो जाती है। और इसी नदी को जब संयुक्त प्रवाह होता है इनका, तो मेघना नदी के नाम से इसे जाना जाता है ना। तो यहाँ पे जो तीसरा कथन है वो सत्य है, ये सॉरी असत्य है। तो सही यहाँ पे पहला है, सिर्फ एक कथन सही है, तो सही विकल्प हो जाएगा ए, केवल एक। ठीक है। अब 8वें नंबर प्रश्न की बात करेंगे हम। 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित बांधों के जोड़े और वे राज्य जिनमें वे स्थित हैं पर विचार करें। पहले बांधों के नाम दिए गए हैं, फिर राज्य हैं। तो मैथन बांध झारखंड, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश, कृष्णराज सागर बांध आंध्र प्रदेश, कोयना बांध महाराष्ट्र। अब बताना है कि ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने सही ढंग से मेल खाते हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर चारों। तो देखेंगे हम पहला कथन, जो पहला जो है मैथन बांध। तो मैथन बांध जो है ये बराकर नदी पर स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है, तो पहला सही है। हालांकि ये जो मैथन बांध है यह दामोदर घाटी नदी निगम का एक परियोजना का हिस्सा है, और अपने भूमिगत विद्युत स्टेशन के लिए मैथन बांध को जाना जाता है। और ये दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का पहला विद्युत स्टेशन है जो कि भूमिगत है, बैथन बांध। तो पहला जो है विकल्प एक तो सही है। दूसरा देख लें, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश। तो इंदिरा सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में ही है, खंडवा जिले में बनाया गया है। ये नर्मदा नदी तट पर बना है, और जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है, और जल भंडारण क्षमता के मामले में इसका जलाशय जो है भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। तीसरे की बात करें, कृष्णराज सागर बांध आंध्र प्रदेश। तो कृष्णराज सागर बांध जो है ये आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि कर्नाटका में है, और ये कर्नाटक के मांड्या जिले में हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियों के संगम के पास कावेरी नदी पर बना है। ठीक है, और बेंगलुरु शहर की जो पानी है वो इसी से मिलता है, कृष्णराज सागर बांध से ही। ठीक, तो ये कर्नाटका में है, तो ये गलत है। और कोयना बांध की अगर हम बात करें तो कोयना बांध तो महाराष्ट्र में ही है, और ये महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक है, जो कि महाबलेश्वर से निकलने वाली कोयना नदी पर एक कंक्रीट का बना हुआ बांध है। और तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा सही ढंग से मेल खा रहे हैं, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, केवल 3। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हम, जो कि अंतिम भी है हमारा। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार करें। स्थानांतरित खेती, गहन निर्वाह खेती, वाणिज्यिक अनाज की खेती, बागान कृषि। बताना है कि उपरोक्त में से कौन से व्यवसाय उच्च पूंजी निवेश और स्व उपभोग के बजाय बाजार बिक्री पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित करने की विशेषता रखते हैं। मतलब इनमें से कौन सी खेती या कृषि, मतलब खुद उपभोग न करते हुए उच्च पूंजी निवेश किया जाए और बाजार पर बिक्री किया जाए, उस पर कौन सा इसमें कृषि है जो ध्यान केंद्रित करता है। विकल्प है ए केवल 1 और 2, विकल्प बी है केवल 3 और 4, विकल्प सी है 1, 3 और 4, विकल्प डी है केवल 2 और 3। तो अगर हम बात करें स्थानांतरित खेती की, तो जो स्थानांतरित खेती है यह एक प्रकार से आदिम प्रकार की निर्वाह कृषि कहा जा सकता है इसको, जिसको अपन स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या है कि मतलब जमीन के टुकड़े को साफ करके और कुछ सालों तक उस पर खेती करते हैं। ठीक है, और मतलब तब तक खेती करते हैं जब तक उसकी उर्वरता खत्म ना हो जाए, और फिर जैसे खत्म हुआ उसको छोड़ छाड़ के आगे चले जाते हैं। तो ये मतलब झूम खेती कहते हैं स्थानांतरित खेती को। तो ये तो ऐसा है नहीं, तो पहला तो हो नहीं सकता। दूसरा गहन निर्वाह कृषि, तो गहन निर्वाह कृषि भी नहीं होगा, क्योंकि जो ऐसी खेती होती है ये घनी आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है, जैसे कि एशिया के मानसूनी क्षेत्र,
इसमें क्या है कि छोटे से भूखंड पर गहन खेती की जाती है, जिसमें अक्सर जो है अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन पारंपरिक रूप से कम तकनीक और पूंजी का उपयोग होता है। जैसे धान की खेती हो गया, इसमें ये होता है। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है किसान के परिवार के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करना है। हाँ, हालांकि ऐसा होता है कि जो एक्स्ट्रा बचता है रिसेस उसको बेच सकते हैं, लेकिन जो गहन निर्वाह कृषि की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ये बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में होता है ये, क्योंकि जिनके पास कम जमीन है तो वहाँ ऐसा करते हैं। तो ये भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब वाणिज्यिक अनाज की खेती ये आ जाएगा इसमें। तो वाणिज्यिक अनाज की खेती में क्या है कि जो समशीतोष्णीय घास के मैदान में जो होते हैं, बड़े मैदानों में मशीनों से खेती की जाती है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है बाजार में बिक्री के लिए गेहूं और मक्का जैसे उत्पादन का, मतलब अनाज का उत्पादन करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा पूंजी प्रधान होता है, ठीक है। तो तीसरा सही है इसमें। और बागान कृषि की बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि ये एक व्यावसायिक खेती का एक रूप है जिसमें एक विशाल फॉर्म पर एक ही फसल, जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, और क्या बोलते हैं, गन्ना हो गया, ये सब उगाई जाती हैं। तो इनमें क्या है कि जैसे बुनियादी ढांचे और जो प्रसंस्करण सुविधा होती है और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए भारी पूंजी निवेश करना पड़ता है। तो और यह श्रम प्रधान भी होता है। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा सही विकल्प, सही जवाब है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा बी। तो साथियों, ये था भूगोल विषय से संबंधित यूपीएससी 2026 के लिए एक क्विज या प्रश्नोत्तरी का सामान्य सेट। आई होप कि ये आपके काम आए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।